ऑप्टिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या होता है ऑप्टिक्स? फिज़िक्स में हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है कि लाइट के बारे में आप जो पढ़ेंगे वही ऑप्टिक्स है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑप्टिकल्स आपने पहना होगा, वहीं से ऑप्टिक्स से ही ऑप्टिकल्स, मतलब वो सारे एक ही सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, लाइट के बारे में हम लोग जहाँ पे स्टडी करते हैं जिस चैप्टर में, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, आप छोटे क्लास में नहीं है कि मैं डेफिनेशन बताऊँ कि व्हाट इज़ ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, तो तब भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो जो शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में कौन सा हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ेंगे? 2 डिपार्टमेंट होगा। एक क्या होगा हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और एक क्या होगा वेव ऑप्टिक्स। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब जो लाइट है ना, लाइट एक वेव है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो वेव होता है, वेव में कौन ट्रैवल करता है? डिस्टर्बेंस। आप देखे होंगे कि अगर 2 हमारे वॉल्स हैं और वॉल्स में हम लोग एक थ्रेड अगर क्या करें, टाइट कर दें दोनों तरफ, क्या करके फिक्स करके, और उसको अगर दबा के छोड़ दें तो क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा। उसके बाद आप एक जगह प्रेस करते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी फिक्स्ड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड है, और यहाँ पे ऊपर नीचे करने लगता है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे करने लगता है, यहाँ पे भी ऊपर नीचे करने लगता है। सिर्फ हम कहाँ प्रेस करते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा एक पार्टिकल है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इस टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से आगे में भी टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जा रहा है, उससे आगे भी शुरू हो जा रहा है। दैट मीन्स आपने जो इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इसका डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो गया दूसरे पार्टिकल्स में। दैट इज ट्रैवल कर रहा है कुछ, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस का ट्रैवल करना। वही हमारा क्या है? वेव है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। और जब वेव होगा तो ये जो हमारा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट। तो ये 2 क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेव लेंथ, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये जो एक कंप्लीट, क्या इसको बोलते हैं? एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, टी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो इस टी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो एक को क्या बोलेंगे? 1/T। इसी का नाम क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ आपको समझ आ रहा है? ये जो वेवलेंथ है, लाइट का वेवलेंथ, वो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले ये जान लें कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स जब रेस्ट में रहता है उसकी वजह से कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज जब एक्सेलरेट हो जाता है, ये समझेंगे कैसे एक्सेलरेट होता है, या पीछे वाले लेक्चर में आप जान सकते हैं जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कि जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है तो उसके बाद एक वेव क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और यहाँ पे पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, तो यहाँ पे कौन ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ट्रैवल करता है। दैट इज, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इधर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वो जो खुद ट्रैवल करता है वेव, वो फिर दोनों के परपेंडिकुलर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो वो ट्रैवल करता है वेव, तीनों एक दूसरे के बीच कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और यहाँ पे चूंकि पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करता, तो इसीलिए इसको चलने के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, और जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो एक बात तो समझ आ गई कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे रीजन है जिसको हम देख सकते हैं, उसको विजिबल रीजन कहते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन विजिबल रीजन। अब बोला जाए कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है, बताइए। ये होता है ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है। कौन कौन होता है उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के बीच एंगल 90 डिग्री बनाता है। और जो ट्रैवल करता है वेव, वो दोनों से फिर कितना 90 डिग्री में ट्रैवल करता है। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो हम लाइट को स्टडी करेंगे
और इनविजिबल रीजन में क्या होता है, आप ऐसे याद रखिएगा, विब ग्योर होता है, वैसे आप जानते होंगे शायद, विब ग्योर, ठीक है ना, विब ग्योर। रेड से जब वायलेट की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और वायलेट से ऊपर जाने से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, उससे ऊपर क्या होता है बताइए, उससे ऊपर होता है एक्सरे, उसके बाद होता है गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है ना। और रेड से पहले क्या होता है, इंफ्रारेड, उससे पहले क्या होता है, और भी कुछ होता है, ठीक है, उस पर अभी हम लोग बात नहीं करते। माइक्रोवेव, उससे पहले रेडियो वेव, ठीक है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। इधर से अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घटता है। ये सब समझेंगे कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो वेव ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लैम्डा, टाइम कितना लगा, टी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम क्या हो जाएगा, ये होगा स्पीड, तो 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड जब एक मीडियम में कांस्टेंट रहता है तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। इस पर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये जानें कि वेवलेंथ होगा इसमें, क्योंकि वेव की बात हो रही है तो वेवलेंथ की बात होगी। अब ये जो वेवलेंथ है बहुत छोटा होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है, बहुत छोटा। वो वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, अगर उसके साइज के कंपेरेबल अगर किसी से लाइट टकराए तब उस डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टिक्स को बोलेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स, और अगर उसके साइज से बहुत बड़ा हो जाए तो उसको बोलेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो दो तरह की बात करेंगे। एक बात क्या होगी कि जो अगर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटा होगा, अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल होने से क्या होगा कि वो उसके लिए, जैसे मैं बात करूँ ये मेरे लिए बहुत प्लेन है, ये मेरे लिए बहुत प्लेन है, उसी जैसे ये वाला दीवार है मेरे लिए बहुत प्लेन है, लेकिन ये रुखड़ा भी अगर ठीक से अगर देखिएगा इसको तो थोड़ा थोड़ा क्या है, वो रुखड़ा है, मतलब थोड़ा सा वो क्या नहीं है, प्लेन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है। अब ये अगर बहुत छोटा सा अगर पार्टिकल होगा तो उसको लगेगा ये बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा गड्ढा नहीं लगेगा। जैसे क्रिकेट के फील्ड में ऐसा होता है कि बॉल कोई दे रहा है, बॉल ऐसे फेंका, उसको लगा प्लेन है तो ऐसे बॉल आके ऐसे जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाता है। तो मेरी बात समझ आ रही होगी कि कभी कभी क्या होता है ना कि वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ पे, जब कोई आके किसी पर टकराता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो डिपेंड करता है जो टकराया वो कैसा है, ठीक है ना। ये समझेंगे हम सारी बातें। हम ये जानते हैं अभी जस्ट कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग उस ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जब लाइट आएगा और जिसको आके वो क्या करेगा, जो डिस्टर्ब करेगा उसको, उसका साइज़ क्या हो, बहुत बड़ा हो उसके लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में, और बहुत छोटा हो तो किसके कहाँ पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत है। लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कैसे क्रिएट होता है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज की वजह से, और उसमें बहुत सारे रीजन है। हम कौन से रीजन की बात करेंगे, विजिबल रीजन में, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड से अगर वायलेट की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और वायलेट से ऊपर जाने से अल्ट्रा वायलेट, और रेड से नीचे आने से इंफ्रारेड। मेरी बात समझ आ रही है। ये छोटी छोटी बातें। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अगर आप लिखें तो क्या लिखिएगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन it falls on surfaces, objects, holes whose dimensions are very large, whose dimension मतलब यहाँ पे उसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा, dimensions are very large as compared to wavelength of light। ठीक है, आप उतना भूल जाइए वो मैं क्या क्या डिस्कशन किया, वो आपको जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेसेस, ऑब्जेक्ट्स, होल्स हुज डायमेंशंस आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या लिखिएगा, हुज डायमेंशंस आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो आप लिख लीजिएगा खुद। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो एक बात हो गई। इसमें पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे बताइए, रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ETC। और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे बताइए, इसमें स्लैब पढ़ेंगे, ग्लास का स्लैब होगा जो पैरेलल सरफेसेस होंगे, स्लैब के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आँख के बारे में, उसके बाद टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में। यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, ये सब सीखेंगे हम लोग आगे, इंटरफेरेंस। उसके बाद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये 2 किस्म का ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होगा, जो साइज होगा जिसको आके वो टकराएगा, जिससे वो सामना करेगा, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, और वेव ऑप्टिक्स में बहुत कम साइज़ का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करते हैं ठीक से हम लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लें। चलिए, लाइट के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स। ये 2 टाइप्स का होगा, क्या क्या, रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा क्या होगा, दूसरे को हम लोग कहते हैं कौन सा ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधे शुरू करने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। अब मैंने क्या बोला, जब वेव होगा तो क्या होगा, वेव होगा तो मान लेते हैं ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, एक मीडियम है ये, इसको मीडियम 1 मान लेते हैं, जिससे होकर लाइट ट्रैवल करता है, उसको मीडियम कहेंगे। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ठीक है। अब जो आएगा, मानते हैं कि ये लाइट आया, ठीक है ना, आने के बाद क्या क्या होता है, ये मान लेते हैं हम लोगों ने 2 रेज लिए। ये जो लाइट आता है वो जिस रास्ते को कवर करता है उस पूरे रास्ते को बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं इसको, रे। और जब आया इसको कौन सा रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये भी कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। 2 पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहे हैं, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स होगा तो ऐसे जा रहा है, तो आप देखिए पीछे मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। आप इतना समझ सकते हैं, 2 पैरेलल रेज आ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ों को तो जान ही लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये टकराया, यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब टकराने के बाद क्या होगा इसका बताइए, ये किधर जाएगा, बॉल इधर से आने से किधर जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ये किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ, वैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर आप देखे होंगे ट्रांसल्यूसेंट, कुछ लाइट चला जाता है, कुछ लाइट क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। जब हमारी आंखों में वापस आता है तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग धीरे धीरे और भी चीज़ों को जानेंगे। देखने के लिए हम लोग 2 चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप आयरन ले लें, आयरन को हॉट करें, हॉट करते गर्म करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद उससे क्या होगा, रेड निकलने लगेगा। अगर अंधेरे में भी रखा हुआ है तब भी वो दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो जब कोई बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या करता है, लाइट को रेडिएट करता है। लाइट को क्या करता है, रेडिएट करता है। और हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं, बल्ब से रोशनी आ रही है बोर्ड में, बोर्ड को हम देख पाते हैं, इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। एक तो क्या हो रहा है, रेडिएट करके आ रही है तब देख सकते हैं, या रिफ्लेक्ट होकर। 2 तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, वो जानेंगे चीज़ों को। तो लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आंखों में आया, जिसकी वजह से हमको दिखाई पड़ा। हो सकता है कि कुछ लाइट क्या हो गया, चला गया उस पार, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लाइट जब किसी सरफेस पे आके गिरता है तो 3 चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या, रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है और एब्जॉर्ब हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर 100% रिफ्लेक्ट हो गया तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो आप ये समझ जाएं। अब आया अगर, तो यहाँ पे जो स्पीड थी, स्पीड कितनी थी, v मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी, f, और वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। अब जो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा उसी मीडियम में रहेगा, तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हुआ हमारा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा बताइए, रिफ्रैक्शन में स्पीड बदल जाएगी, v डैश मान लेते हैं, f डैश मान लेते हैं, लैम्डा डैश मान लेते हैं। और याद रहे, एक बार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा तो वो सोर्स जो है ना,
वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, किस में बदलाव आएगा? स्पीड में बदलाव आएगा। स्पीड कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और रेयर मीडियम में आएगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये नज़दीक आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, डेंसर से रेयर में आने से क्या होता है? दूर भागता। ये हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट इज एफ डैश बराबर क्या रहेगा? एफ। आपको याद रखना है, अभी फ्रीक्वेंसी में कोई नहीं बदलाव आएगा। और जो कलर हमारा बनता है वो इसी से बनता है, वो कलर का फैक्टर है, कलर्स फैक्टर, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज द फैक्टर ऑफ कलर। तो एक बार जो कलर हमको दिख गया, वो मीडियम चेंज होने के बाद भी हमें वही कलर नज़र आएगा। जैसे अगर ग्रीन बल्ब है, वो ग्रीन बल्ब अगर पानी में होगा तो भी हमें कैसा नज़र आएगा? ग्रीन ही नज़र आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन को भी नहीं पढ़ेंगे। तो आप नोट डाउन करें, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखें। व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस बाउंड्री and reflects back into the same medium, then the phenomena of light is known as reflection. आप लिख लें खुद ही, मैं लिखा ही दे रहा हूँ वैसे। when a light ray falls on a surface boundary and reflects back into the same medium, then the phenomena of light is called reflection of light. दूसरा क्या लिखिएगा? when a light ray falls on a surface boundary and goes into another medium, then the phenomena is called refraction of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या चेंज नहीं होता है बताइए? स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होता है और वेवलेंथ चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? कलर की प्रॉपर्टी है। ये आपको ख्याल में रखना है। मेरी बात समझ आ रही है? नोट डाउन कर लें। अब क्या होगा कि जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि ये क्या है? ये वेव है, तो ये क्या होगा? वेवलेंथ होगा, और टाइम पीरियड टी होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड, और 1 बटे टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? वेवलेंथ ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्या चेंज नहीं होगा बताइए? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसका बताइए? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड बटे वेवलेंथ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, स्पीड v, पहले क्या होगा बताइए? एफ डैश v डैश बटे लैम्डा डैश बराबर क्या होगा? v बटे लैम्डा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, या लिख सकते, ये तो आपका समझ आ गया होगा। v डैश बटे लैम्डा डैश बराबर क्या होगा? v2 बटे v बटे लैम्डा। मेरी बात समझ आ रही है? इसको नोट डाउन कर लें। तो क्या चेंज नहीं होता है? अगर हम लोग मीडियम चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, तो चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी। दैट इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? v बाई लेमडा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? f1 बराबर f2 होगा। तो f1 के लिए क्या हो जाएगा? v1 बटे लैम्डा 1 मान लेते हैं, यहाँ v1 स्पीड है और लैम्डा 1 वेवलेंथ है। यहाँ क्या हो जाएगा? v2 बटे लैम्डा 2। तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया, v1 बटे लैम्डा 1 बराबर v2 बटे लैम्डा 2, ठीक है। तो इतना हम नोट डाउन कर लें। अब क्या होता है, जो हमारा स्पीड होता है लाइट का वैक्यूम में, वो कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद होना चाहिए, ये एकदम फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। इसको बाद में आप जानिएगा, ये होता है 1/μ0 ε0 का स्क्वायर रूट। इसमें मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी और इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म में आएगा और परमिटिविटी
इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। इसके वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, इतना आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये किसका, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है और ये मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। तो दोनों मिलके क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो मैथमेटिकली प्रूफ होता है कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो अलग बात है। अब क्या होगा, ये वैक्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वैक्यूम की बात। वैक्यूम अगर नहीं होगा, इन द मीडियम की अगर बात करें तो वैक्यूम की बात हो गई। मीडियम की अगर बात करें तो सी एम, ये सी नॉट मान लेते हैं, ये कहाँ पे फ्री स्पेस में सी एम कितना हो जाएगा, 1/μ नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन आर, ये होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये एब्सोलूट वाला है, और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी। आप लिख ना भी सकें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इतना नोट डाउन कर लें कि ये कितना होगा, म्यू नॉट म्यू आर इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करें, सी एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर इप्सिलॉन आर, म्यू आर इप्सिलॉन आर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट रह जाएगा हमारा। तो 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटू क्या होगा, 1/म्यू आर इप्सिलॉन आर का स्क्वायर रूट। तो इसको अगर ध्यान से आप देखें तो ये क्या है, ये हमारा, ये तो सी नॉट है, तो ये हो जाएगा सी नॉट बटे म्यू आर इप्सिलॉन आर। तो आप अगर देखें, ये मीडियम में लाइट की स्पीड और ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड दोनों बराबर है नहीं, कितना फैक्टर से कम है बताइए, मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, म्यू आर इप्सिलॉन आर का स्क्वायर रूट से। कितना, म्यू आर। ये जो हमारा फैक्टर दिख रहा है, ये फैक्टर आप कभी पढ़िएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये डिसाइड करेगा कि कितना स्पीड में कमी आएगी दूसरे मीडियम में जाने से। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी का नाम क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, जिसको हम अभी एन से ही डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एन से। तो ये बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम स्पीड की बात करें, यहाँ पे सी एम लिखे हैं, हम स्पीड के लिए वी इस्तेमाल करेंगे। वी मीडियम में कितना हो जाएगा बताइए, C/N। जहाँ पे सी है यहाँ पे हम वी लिखते हैं अभी, वी मीडियम। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या आया, वी मीडियम में कितना आएगा, C/N। इतना नोट डाउन करें, जस्ट इतना जाने कि ये क्या हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद इसमें जो मल्टीप्लाइड हुआ जो फैक्टर, वो रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव क्या है, वो सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी, इसका वैल्यू जो भी होगा सारी बातें समझ आ जाएंगी। जस्ट इतना जाने कि ये जो फैक्टर है, हो सकता है कभी आपके इसमें आ जाए, और इसका यूनिट लेस होता है। इसका यूनिट क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका यूनिट को सेम रखना है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट अगर कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जस्ट आपको याद रखना है कि इसका यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका पूरा का पूरा निकल के कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर लें। अगर आपको न भी समझ आ रहा है कोई इशू नहीं है, मेन बात है कि मुझे बताना ये था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कहाँ पे, विजिबल रीजन में, जहाँ पे ये सारी बातें होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सब डिटेल पढ़ा जाएगा। V1 बराबर क्या होगा, अगर मीडियम 1 है तो C/इसको N1 ले लेते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, C/N2। दो मीडियम लिए, एक मीडियम 1, दूसरा मीडियम कितना लिए, 2। तो V1 और V2 का रेशियो अगर निकालें तो आप देखिए क्या क्या, C कैंसिल हो जाएगा, N2 ऊपर चला जाएगा, N2/N1। ठीक है, और V1/V2 क्या आया था शुरू में, λ1/λ2। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया, V1/V2 बराबर λ1/λ2 इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स कि जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रहे, जितने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हम लेके बात कर रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n का वैल्यू होगा 1 फॉर एयर या वैक्यूम। मतलब वैक्यूम और एयर लगभग सेम मानेंगे, वैसे सेम होता नहीं है। और 1.5 लेंगे किसमें, फॉर ग्लास। इसका मतलब कि n नीचे था, स्पीड का फॉर्मूला क्या, C/N, मतलब मीडियम में। तो ये 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना से डिवाइड हो जाएगा, 1.5 से डिवाइड होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1.5, मतलब 15/10, 5 या 15, 5 10, 2
टू थर्ड हो जाएगा, जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी थर्ड हो जाएगी, 2/3। एन का वैल्यू 4/3 होता है, किसके लिए, वाटर के लिए। इसका मतलब लाइट की स्पीड जो होगी कहाँ पे, वाटर में, वैक्यूम से वाटर में आने से वो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो सिंपल सी बात है, उतार लें आप इतना। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइट जो है ना, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर डायरेक्शन, अगर तुम्हारा क्या चेंज हो जाए, अगर आपका क्या चेंज हो जाए, मीडियम भी चेंज, मीडियम चेंज होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा और स्पीड चेंज होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बल्ब है कहाँ पे, पानी में, एक आप हवा में एक बल्ब देख रहे हैं जो ग्रीन दिख रहा है, उस बल्ब को आप कहाँ लेके चले गए, पानी में, तो पानी में आपको कैसा दिखेगा। पानी में चले जाने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। वेवलेंथ के डिफरेंस होने से कोई, वेवलेंथ को के फ़र्क पड़ने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि कलर के बारे में बात करें, कलर इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ, कलर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप मीडियम चेंज भी करते हैं तो वो जो ग्रीन बल्ब है वो हमेशा क्या नजर आएगा, ग्रीन बल्ब ही नजर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर आप ग्रीन बल्ब को कहाँ लेके चले गए, पानी में, तो वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से आप सोचिएगा अरे वेवलेंथ बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप क्या चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो आज नहीं पढ़ेंगे, वह रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप जितनी सारी बातें पढ़ें, अगर आपको समझ न भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, चार्ज के ऑसिलेशन से वो क्रिएट होता है, और वो जो क्रिएट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का कुछ रेंज होता है। वो फ्रीक्वेंसी का रेंज जिसमें दिखता है हमें, उसको बोलेंगे हम लोग, उसको लाइट कहेंगे, और जो नहीं दिखता है वो इनविजिबल रीजन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो विजिबल रीजन है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट। और लाइट को जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के दो हमारे ब्रांच हो गए, क्या क्या, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, वेवलेंथ के, जो लाइट का वेवलेंथ होता है उससे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है उसका जो ऑब्स्टेकल होता है, तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में। और अगर बहुत छोटा होगा तो उसको कहाँ पढ़ेंगे, मतलब लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो तो उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन मिरर के बारे, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और वेव ऑप्टिक्स में किसके बारे में बात करेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें। शायद मैं कुछ गलत बोला, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई, इंट्रोडक्शन तक इसका, ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स, ठीक है। तो उसके लिए आप इंतज़ार करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।